ओके डियर स्टूडेंट्स, हम जो कल डिस्कस कर रहे थे, हमने बात की थी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस के बारे में। थोड़ा सा मैं रिकैप करवा देता हूँ कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस क्या है। मैंने कहा कि एज फॉर अकाउंट्स आर कंसर्न, उसमें यूनिफॉर्मिटी लानी होती है अकाउंट्स में। वेदर वी आर वांट टू मेक ए कंपैरिजन विद द आवर ओन रिजल्ट्स, हम अपने रिजल्ट्स का कंपैरिजन करना चाह रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, या फिर किसी और से कंपैरिजन करना है। इन दैट केस these accounting and concepts and conventions are very much important, उस वजह से बहुत ज़रूरी है। तो यूनिफॉर्मिटी एक पर्पज़ इसका हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जो कि मैंने आपको कहा था कि बिजनेस विल रन फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। उसके अलावा हमने डिस्कस कर लिया है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, वट एवर थिंग्स वी विल फॉलो, हमें जो भी चीज़ें फॉलो करनी कंसिस्टेंटली लगातार फॉलो करनी है। मैंने एग्जाम्पल दिया था, इफ़ यू आर फॉलोइंग द लिफो मेथड और फीफो मेथड, हमने कंटिन्यूटी में उसे रखना है। इफ़ यू आर चेंजिंग दैट, अगर हम उसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए बाकायदा एक नोटिस इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी अपनी बैलेंस शीट और उसमें कि हमने चेंज कर दिया है। उसके अलावा हमने डिस्कस किया एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट में क्या होगी, वट एवर ट्रांजेक्शन आर ड्यू टू आवर करंट ईयर, चाहे हमने उसके बारे में पेमेंट कर रखी है या नहीं की है, कैश रिसीव किया है नहीं किया है, उससे कोई मायने नहीं रखता। हमने वो सभी ट्रांजेक्शन्स अपने पास जो है वहाँ पर एंटर करनी है, ठीक है। उसके अलावा हमने बात की बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम द पर्सन्स हु ओन एंड कंट्रोल इट। जो ओनर्स हैं, हम इसी वजह से ओनर जब अमाउंट देते हैं बिजनेस के लिए तो उनसे कैपिटल कहते हैं। जब वो विड्रॉ करते हैं कुछ मनी या कुछ और एक्सपेंसेस उनके पर्सनल होते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। उसके अलावा हमने मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के बारे में बात की। वी विल एंटर ऑल द ट्रांजेक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच कैन बी कन्वर्टेड टू मनी, जिसे हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने ये सब चीज़ें ऑलरेडी कर रखी है। नाउ वी विल मूव टू सर्टेन अदर कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। इसमें हमारे पास जो नज़र आ रहा है मुझे, दैट इज कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। आई होप सो नज़र आ रहा होगा, देखना इसमें कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म का जहाँ तक सवाल है, उसमें हम देखेंगे कि कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या है। बेसिकली कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म का पर्पस क्या है, वी हैव टू एंटीसिपेट ऑल द लॉसेस नॉट प्रॉफिट्स। यानी फ्यूचर में हमें कोई लॉस होने वाला है, वी विल मेंशन दैट, हम उसके लिए कोई ना कोई प्रोविज़न बनाएंगे, किसी भी तरह का प्रोविज़न बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, हमें डाउट है कि हमारे जो डेटर्स थे जिनसे हमने अपनी पेमेंट लेनी है वो हमें पेमेंट नहीं देने वाले हैं, हमें डाउट है, तो हम क्या करेंगे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बनाएंगे। सिमिलरली बैड डेट्स की पोजीशन में हो सकती है, हम उसके लिए प्रोविज़न बनाएंगे। तो कहने का मतलब है एंटीसिपेट ऑल लॉसेस, यानी कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, अगर फ्यूचर में कोई लॉस की संभावना है उसके लिए हम प्रोविज़न बनाने वाले हैं। तो उसके अलावा जो है हम नॉट प्रॉफिट्स, प्रॉफिट के लिए हम किसी तरह का प्रोविज़न नहीं बनाते। हमें फ्यूचर में कोई प्रॉफिट अर्न होने वाला है, वी विल नॉट मेक एनी प्रोविज़न फॉर दैट। यानी कहने का मतलब है बिजनेस को हमेशा बचकर चलना है। बचकर चलने का मतलब यहाँ हुआ कि हमें कोई भी लॉस होने वाला है उसको अकाउंटिंग में आपने एडवांस में मेंशन करना है, उसके लिए प्रोविज़न बनाना है। लेकिन आपको कोई प्रॉफिट होने वाला है उसके लिए आप किसी तरह का कोई भी प्रोविज़न नहीं बनाएंगे। अल्टीमेटली क्या होता है इसका असर, व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट, जब हम प्रॉफिट निकालते हैं, जब हमारे डेबिट साइड में एक्सपेंसेस या लॉसेस ज़्यादा शो होते हैं तो हमारा प्रॉफिट कम शो होता है और अल्टीमेटली बिजनेसमैन को उसका फ़ायदा होता है, क्योंकि उसे इनकम टैक्स अल्टीमेटली कम देना पड़ेगा उसकी वजह से। तो उस सेंस में ये फ़ायदे का सौदा है बिज़नेस के लिए। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ प्रोविज़न बना लेते हैं प्रॉफिट्स के लिए, तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारी क्रेडिट साइड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, हमारी इनकम ज़्यादा शो हो जाएगी। इनकम ज़्यादा शो होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे को इनकम टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, इसका एक एग्जाम्पल है, ऐसे और भी एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। देन नेक्स्ट वन इज कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर का मतलब यह है कि हमने अपनी अकाउंट्स की बुक्स में फुल डिस्क्लोजर करना है, बिकॉज देर आर डिफरेंट पार्टीज विच आर इंटरेस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस।
कई पार्टीज है, जैसे मैनेजमेंट की बात करें, देर आर ओनर्स, प्रबंधन है, ओनर्स है, मालिक है, देर आर इनकम टैक्स अथॉरिटीज, देर आर डिफरेंट क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने बिजनेस को पैसा दे रखा है, बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। इस तरह की बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि किसी ना किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। तो सभी की सभी इंफॉर्मेशन, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, दैट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सारी इंफॉर्मेशन जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करनी चाहिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली सो दैट द यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन कैन हैव ऑल द इंफॉर्मेशन इन देयर हैंड्स। जो कि यूजर्स हैं इंफॉर्मेशन के, उनके पास पूरी तरह की सारी इंफॉर्मेशन जो है वहां पर आ जाए। तो यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, हम बैलेंस शीट बनाएंगे, फुल डिस्क्लोजर शुड बी देयर। वन एग्जांपल इज देयर, दैट इज कंटिंजेंट लायबिलिटीज। कंटिंजेंट लायबिलिटीज, कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऐसी लायबिलिटी जिसके बारे में हम श्योर नहीं है कि ये फ्यूचर में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मान लीजिए कोर्ट में कोई केस चल रहा है, कोर्ट केस का डिसीजन हमारे फेवर में भी आ सकता है, हमारे अगेंस्ट भी आ सकता है। अगर हमारे अगेंस्ट चला गया तो हमारे लिए क्या होगा? लायबिलिटी होगी और अचानक हमें पैसा देना पड़ सकता है। तो इसके लिए ज़रूर डिस्क्लोज करना है कि इस तरह की कोई भी ऐसी अचानक होने वाली घटना है जो कि जिसका डिपेंड करता है फ्यूचर के किसी इवेंट के ऊपर, उसको बिल्कुल ज़रूरी है, लाजमी है कि उसको अपनी बैलेंस शीट में शो करना है एज ए फुट नोट। बैलेंस शीट जो बनेगी उसके लास्ट में उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। इस तरह की कोई भी कंटीजेंट लायबिलिटी जो है होती है तो उसके बारे में मेंशन करना है। सिमिलरली एक और एग्जांपल है चेंज ऑफ मेथड्स। चेंज ऑफ मेथड का जो यहाँ तक सवाल है, चेंज ऑफ मेथड, चेंज ऑफ मेथड्स। मान लीजिए हमने जो है डेप्रिसिएशन का जो मेथड है, हमने पहले रिटन डाउन वैल्यू मेथड फॉलो किया था, बाद में स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं। नॉलेज होगी इस बारे में आपको। डेप्रिसिएशन तो सभी ने पढ़ा होगा पहले से, बट फिर भी मैं हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। तो जब वो डेप्रिसिएशन की बात आती है, मान लीजिए नॉर्मली रिटन डाउन वैल्यू मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने क्या किया? स्ट्रेट लाइन मेथड चेंज कर दिया। अगर हम इस तरह का कोई बदलाव कर रहे हैं, किसी मेथड का बदलाव कर रहे हैं, दैट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बैलेंस शीट में उसके बारे में मेंशन जरूर करना है, क्योंकि उसके वजह से फ्यूचर के प्रॉफिट्स में भी इम्पैक्ट पड़ेगा कहीं ना कहीं। कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द प्रीवियस ईयर, उसमें भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि दोनों मेथड्स का अपना अपना तरीका है। सिमिलरली when we are talking about the LIFO method और FIFO method, LIFO method में स्टॉक वैल्यूएशन का होता है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में हम LIFO मेथड या FIFO मेथड फॉलो करते हैं। LIFO का मैंने आपको कहा था लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स, मान लीजिए हमारा ये स्टोर है, इस स्टोर में हमने बहुत सा सामान रखा है, सभी अलग अलग रेट्स में है। लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या हो गया? मान लीजिए एक 10 रुपए के हिसाब से है, एक 12 रुपए के हिसाब से, एक 13 रुपए के हिसाब से है जो हमने सामान ला रखा है स्टॉक। तो अब जो लीफो का मतलब है 13 रुपए वाला, सबसे पहले जब बेचने का टाइम आएगा, स्टॉक को यहाँ से निकालने का टाइम आएगा, वी विल यूज दैट ऑन स्टॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 13 रुपए वाले को जब सबसे बाद में आया है, लास्ट रेट पे आया है, उसको हम बाहर निकालेंगे, उस रेट पे निकालेंगे। और फीफो में क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्टॉक में हमारे सामान पड़ा है, मान लीजिए कोई राशन की शॉप है, वहाँ पे देखिए आप चावल भी हैं, आटा भी है, दालें भी हैं, बहुत सी चीजें हैं, तो रेट्स अलग अलग होते हैं। फीफो में क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जिस रेट पे सबसे पहले आया है उस रेट पे हमने सबसे पहले आउट करना है। तो ये दोनों मेथड अलग अलग हैं। उस तरीके से और भी मेथड होते हैं, हम स्टडी करेंगे इस बारे में लेटर स्टेजेस में। अब अगर हम चेंज ऑफ मेथड कर रहे हैं, हमारा जो पर्पस है दैट इज कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी है कि हमने मेथड चेंज कर रखा है। जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए इस बारे में, ठीक है। उसी तरीके से व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केट इन्वेस्टमेंट्स, हमारी मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके बारे में भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उनका क्या इस वक्त प्राइस चल रहा है, फ्लक्चुएशंस हैं या कुछ इस तरह की हैं इन्वेस्टमेंट्स, वो क्लियरली आपको मेंशन करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, यानी सब चीज़ बिल्कुल प्रकट करनी है, बिल्कुल सामने होनी चाहिए यूज फॉर द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उन्हें सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आई होप सो यू गॉट द पॉइंट। कोई दिक्कत है? समझ आया ये चीज़? आपने इसको घर में पढ़ना है, इसके बाद मैं क्वेश्चंस भी थोड़ा डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वन इज मेटेरियलिटी कन्वेंशन। मेटेरियलिटी कन्वेंशन का मतलब क्या हो गया? ओनली मटेरियल आइटम्स शुड बी रिकॉर्डेड। हम जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करते हैं, वी हैव टू
रिकॉर्ड ऑल द मटेरियल आइटम्स। अब मटेरियल आइटम किसे कहेंगे? मान लीजिए हमारे पास स्टॉक बचा हुआ पेंसिल्स का, शार्पनर्स का, छोटा मोटा स्टेशनरी का। अब उसे हम बैलेंस शीट में शो करेंगे एज अ सेट, तो हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी, छोटी छोटी चीजें लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो इसे हमने कहाँ शो करना है? हम एज एक्सपेंस उसे प्रॉफिट लॉस में शो कर देंगे ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस शीट में शो करने की जरूरत नहीं है। बट नाउ कन्वेंशन इज दिस दैट वी हैव टू शो ऑल द मटेरियल आइटम्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब हमारे लिए क्या मटेरियल है, क्या इमटेरियल है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द जजमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सन। तो जजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, और भी बहुत से फैक्टर्स हैं। तो मैंने पेंसिल्स वाला एग्जांपल दिया, शार्पनर्स का हो गया, पिन्स का एग्जांपल दिया, उसको बैलेंस शीट में शो करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम स्टेशनरी के आइटम्स में एज़ एक्सपेंस शो कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मान लीजिए देयर इज़ एम्बेज़लमेंट ऑफ कैश, कैश जो था, कैश में कुछ गड़बड़ पाई गई, ₹1000 कैश मिला कम, व्हाटएवर शुड बी द बैलेंस एट द एंड ऑफ डे या एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, हमारे पास जो कैश होना चाहिए तो वो कैश उससे कम है। मान लीजिए बेशक ₹500 का ही कम है, तो उसको डिस्क्लोज करना, उसको मटेरियल आइटम हमारे लिए ऐसा ना हो कि हम उसे डिस्क्लोज ही ना करें अपने उसमें कहीं अकाउंट स्टेटमेंट में किस तरह का कुछ फ्रॉड हुआ या कुछ और गड़बड़ हुई इस तरह की। इट शुड बी डिस्क्लोज, दिस इज मटेरियल आइटम। आज अगर उसे नहीं रोका गया तो फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है उस वजह से। सो दिस इज मटेरियल फॉर आवर्सेल्स एज कम्पेयर टू द स्टेशनरी आइटम की बॉल पेन, दो बॉल पेन नहीं मिले, दो बॉल पेन कहाँ शो करने हैं, पिंस कहाँ गई, स्टेपलर कहाँ गया, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। तो मेटेरियलिटी कंसेप्ट वाज दिस वन, कि हमारे लिए क्या मेटेरियल आइटम है क्या नहीं है। नेक्स्ट इज कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पर वैसे पिछले वाले में एग्जांपल दिया, ऑफिस स्टेपलर शुड नॉट बी रिकॉर्डेड, उसे हम स्टेशनरी की फॉर्म में शो करेंगे, वी विल नॉट शो इट एज इन द बैलेंस शीट, हम उसे डायरेक्टली नहीं शो करेंगे, एज ए सेट शो करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन पॉइंट इज कंसिस्टेंसी कन्वेंशन। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार। सो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का मतलब हो गया वट एवर प्रिंसिपल्स वी आर फॉलोइंग वी हैव टू फॉलो देम रेगुलरली, हमने वो रेगुलरली फॉलो करने हैं विदाउट एनी ट्रबल, विदाउट एनी इशू, हमने उन्हें लगातार शो करना है। जस्ट अ मिनट। सॉरी, अभी हम जो बात कर रहे थे, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। तो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ पर हो गया कि वट एवर प्रिंसिपल्स वी आर फॉलोइंग वी हैव टू फॉलो देम कंसिस्टेंटली, हमें लगातार उनको फॉलो करना है। हमारा मन करेगा चेंज करना है, ऐसा नहीं हो सकता, वी हैव टू कंसिस्टेंटली फॉलो देम। मान लीजिए डेप्रिसिएशन का हमने मेथड जो फॉलो किया है दैट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। जब हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड फॉलो कर रहे हैं उसे लगातार फॉलो करना है। अदरवाइज मैंने आपको कह दिया कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर में अगर आप चेंज करते हैं तो उसके बारे में आपको नोट देना है वहां पर। सो दिस वाज कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। सिमिलरली आपको एग्जांपल दिया मैंने फीफो और लिफो का, लगातार सेम मेथड फॉलो करना है, अचानक चेंज नहीं करना है। आई मीन टू से मेथड शुड बी रेगुलरली फॉलोड विदाउट एनी चेंज, चेंज करना है तो मेंशन करना है। तो एग्जांपल हमने डेप्रिसिएशन का दे दी। एक्रूअल कन्वेंशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। प्रूडेंस कन्वेंशन और ये कंजर्वेटिज्म सेम ही है, ठीक है, ये गलती से होगा। उसके अलावा कॉस्ट कन्वेंशन या कॉस्ट कंसेप्ट हम कहते हैं, वी विल हैव टू रिकॉर्ड ऑल द एसेट्स एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट। हम जब कोई एसेट खरीद रहे हैं वी विल हैव टू मेंशन दैट इन द ओरिजिनल कॉस्ट, हम उसे ओरिजिनल कॉस्ट में ही मेंशन करेंगे।
ठीक है, तो हम जो बात कर रहे हैं ये हिस्टोरिकल कॉस्ट में आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो मशीनरी का मैंने एग्जांपल दे दिया। मशीनरी जो है वी विल एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट परचेज प्राइस। हम उसे परचेज प्राइस में एंटर करेंगे, ना कि मार्केट प्राइस। उसका जो मार्केट प्राइस चल रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने मान लीजिए 20,000 की मशीनरी परचेज कर रखी है, वी विल हैव टू मेंशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर 20,000। नाउ वी विल हैव टू मेक एडजस्टमेंट्स। हम एडजस्टमेंट करेंगे उसमें। एडजस्टमेंट किस सेंस में होगी? दैट इज इन द सेंस ऑफ डेप्रिसिएशन। हम हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, एंड डेप्रिसिएशन इज बेसिकली वैल्यू इन द असेट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू वियर एंड टियर एंड यूसेज। हम क्योंकि लगातार जब किसी असेट को यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू घट जाती है, लेकिन मेन जो उसकी कॉस्ट वैल्यू है उसमें से हम डेप्रिसिएशन कम करेंगे, वो वैल्यू हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर करेंगे। हम वो एंटर नहीं करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो उसका मार्केट रेट चल रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमने कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस डिस्कस किए, ऑलमोस्ट सारे ही हो गए हैं इसमें। तो मैंने आपको कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस सेंस में, क्योंकि पूरा अकाउंट्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर रहता है, किस तरह से कि हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं। थोड़ी चीज़ों की हम बात करते हैं कि जो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस के बाद इनको बनाया गया है, एंड विद सर्टेन रीजन, किसी कारण से इन्हें बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि ये अपनी मर्जी से किसी ने बना दिए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इज प्लेइंग अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल। उसके अलावा हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को भी देखते हैं, उस बेस पे ये सब कुछ बनाए गए हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एंड दीज आर नॉट स्टैटिक प्रिंसिपल्स। जैसे आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स हैं, मैंने इस बारे में आपको पहले भी कहा था, दीज आर नॉट लाइक दैट, बिल्कुल ही रिजिड प्रिंसिपल्स, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। नो, दीज आर नॉट लाइक दोज प्रिंसिपल्स दैट की सन जो सन है दैट राइज इन द ईस्ट, जो हमारा सूरज जो है पूर्व से निकलता है, उस तरह का प्रिंसिपल नहीं है कि हमेशा से ही ऐसा होता जाता है, होना वैसा ही है, उसमें बदलाव कुछ नहीं कर सकते। नहीं, तो इस तरह का प्रिंसिपल नहीं होते हैं ये, इनमें बदलाव किया जा सकता है एज पर अवर रिक्वायरमेंट्स, और जो डिफरेंट इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए हम आगे चलते हैं। एंड दे आर एक्सेप्टेड इन जनरल। इन जनरल इनको एक्सेप्ट करना जरूरी है। अपनी मर्जी से अगर सभी अकाउंटेंट अलग अलग तरीके से अकाउंट्स बनाने लग जाएं, तो इस वजह से क्या होगा कि हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है दैट विल डिस्टर्ब, और हमारे अकाउंट्स कंपैरिजन नहीं हो सकता, अपने ही फाइनेंशियल रिजल्ट से कंपैरिजन नहीं हो सकता, किसी और ऑर्गेनाइजेशन से कंपैरिजन नहीं हो सकता। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।